नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारी है कक्षा 12 की वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया, चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का आज है लेक्चर नंबर 9। और इसी लेक्चर के साथ जो आज हमारा ये चैप्टर है, एक और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो एक नया अध्याय आएगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी हम बड़े विस्तार से विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं अगले अध्याय में। परंतु गुरुजी आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे दक्षिण एशिया का घटनाक्रम। किसकी चर्चा करेंगे? दक्षिण एशिया का घटनाक्रम 1947 से। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। दक्षिण एशिया का घटनाक्रम 1947 से। देखिए, अब मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। अब पूरे चैप्टर से आपको यह भी समझ में आ गया कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं। तो कौन कौन से देश हैं दक्षिण एशिया में? जब दक्षिण एशिया, साउथ एशिया शब्द का इस्तेमाल करा जाएगा तो उसमें 7 देश आएंगे। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये 7 देश हैं जो कि दक्षिण एशिया का नाम लेते ही आपके दिमाग में याद आ जाने चाहिए। फिर इन्हीं 7 देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है, कहां पर लोकतंत्र है, कहां पर लोकतंत्र के लिए किस प्रकार के आंदोलन हुए हैं, कितना लोकतंत्र सफल हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमने सबने अच्छे से जान लिया। उसके बाद विशेषतः एक एक देशों के बारे में जाना कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र कैसे रहा, बांग्लादेश में सेना लोकतंत्र कैसे रहा, नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे आया, श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस प्रकार से हुए, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका में जातीय संघर्ष है वो हमने सब कुछ बड़े अच्छे से विस्तार से जान लिया। फिर उसके बाद हमने जो भारत के साथ संघर्ष है इन सभी दक्षिण एशिया के देशों की, उनकी भी चर्चा करी। भारत के पाकिस्तान के साथ संघर्ष, भारत के बांग्लादेश के साथ संघर्ष और उनके साथ जो बेहतर संबंध है, इन सभी पर हम बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। मतलब पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये जो एक बॉक्स में दिया हुआ है दक्षिण एशिया का घटनाक्रम, ये जो पूरा साउथ एशिया का 1947 से घटनाक्रम आज हम लोग पढ़ेंगे। और इससे कहीं ना कहीं हमारा एक प्रकार से पूरा रिवीजन भी है ना, वो रिवीजन भी हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर जी 1947 से ही क्यों? 1947 से क्यों? क्योंकि 1947 में ये जो आप साउथ एशिया देख रहे हैं, ये जो आप दक्षिण एशिया देख रहे हैं, जो इसमें सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है जो कि इंडिया है, वो आज़ाद होता है। और एक चीज इसमें और देखिए, जो 7 देशों से मिलकर करके ये दक्षिण एशिया बना है, 1947 से पहले आज के मौजूदा 3 देश तो भारत का ही भाग थे, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इसलिए 1947 से दक्षिण एशिया का घटनाक्रम, टाइमलाइन जो है साउथ एशिया की, वो 1947 से पढ़ना शुरू करेंगे। टाइमलाइन ऑफ साउथ एशिया सिंस 1947 से जो भी टाइमलाइन है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले 1947 ब्रिटिश 1947 ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। देखिए, अब 1947 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश शासन का राज चलता है भारत पे। और 1947 के अगस्त में ब्रिटिश जो शासन है वो माउंटबेटन प्लान के तहत, पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया के तहत क्या करता है, जो ब्रिटिश इंडिया होता है उसको 2 भागों में बांट देता है और भारत और पाकिस्तान बना देता है। और पाकिस्तान को 2 सीमा क्षेत्र दिए जाते हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान आगे जाकर के बांग्लादेश बन जाएगा। तो 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 2 राष्ट्रों का उदय होता है, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान को 2 सीमा क्षेत्र मिलेंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। 1948 श्रीलंका, तत्कालीन सिलोन को आजादी मिली। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। अब देखिए, तो 1947 में आजाद हुए। 1947 में आजाद होने के बाद श्रीलंका, जो कि ब्रिटिशर्स का ही उपनिवेश था, मतलब वहां पर भी जो ब्रिटिश है उन्हीं का ही शासन चला करता था। तो 1947 में जब भारत को आजाद करा गया, उसके बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को भी आजाद कर दिया गया। श्रीलंका का जो पहले नाम था वो क्या नाम था? सिलोन नाम था। क्या नाम था बच्चों? सिलोन नाम था। यहां पर 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीलंका का तत्कालीन जो नाम था वो क्या था? ठीक है, जो पहले नाम था श्रीलंका का वो क्या नाम था? दूसरी बात, यहां पर यह भी पूछ लिया जा सकता है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ, क्योंकि देखिए अब इंडिया का तो सबको पता है 1947 में आजाद हुआ है 15 अगस्त को, परंतु श्रीलंका की डेट किसी को याद नहीं रहेगी। तो इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा कि 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आजाद कर दिया गया। तो 1947 में भारत को आजादी मिलती है, 1948 में श्रीलंका को आजादी मिलती है। तो एक घटना तो यह है कि श्रीलंका आजाद हो गया 1948 में। और दूसरी घटना क्या है? आप सभी को पता है कि जब
भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो भारत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ब्रिटिश इंडिया वाला भाग था और दूसरा प्रिंसली स्टेट या रजवाड़े जो हैं वो वाला हिस्सा था। इस ब्रिटिश इंडिया पे पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हुआ करता था, ठीक है, और रजवाड़ों में कुछ अधिकार राजा रानियों को दे रखे थे, बाकी जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स का हुआ करता था। तो जब आजादी की बात आई तो ब्रिटिश इंडिया में से दो भाग कर दिए गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और इन रजवाड़ों को चॉइस दी गई कि भैया अगर आप इंडिया में मिलना चाहते हैं इंडिया में मिल जाइए, आप अगर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं पाकिस्तान में मिल जाइए, और अगर आप इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाइए। तो अब ऐसे ही राज्यों में, ऐसे ही रजवाड़ों में कश्मीर भी था, कश्मीर में राजा का शासन था, राजा हरि सिंह थे। तो राजा हरि सिंह स्वतंत्र रखना चाहते थे, परंतु बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान ने वहां पर अटैक कर दिया। यह पूरी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं 1947-48 में कश्मीर पे किस प्रकार से अटैक होता है स्वतंत्र भारत की राजनीति की किताब में, और फिर किस प्रकार से महाराजा जो हरि सिंह है वो भारत सरकार के पास आते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं कि हमारी मदद करो, और मदद करती है भारत सरकार। और उसी समय महाराजा हरि सिंह भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। परंतु जो पाकिस्तान के घुसपैठिए होते हैं वो कुछ हिस्सा कश्मीर का अपने अधीन कर लेते हैं, कुछ एरिया तक पहुंच जाते हैं, जिस एरिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में पहली लड़ाई छिड़ जाती है 1948 में, ठीक है, जैसे तस्वीर यहां पर आपको दिखाई है। 1954-55 पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सेटो और सेटो में शामिल हुआ। अब देखिए पाकिस्तान 1954-1955, अब देखिए पाकिस्तान का जो शुरुआत से झुकाव है वो अमेरिका की तरफ रहा है और अमेरिका सपोर्ट भी करता रहा है पाकिस्तान को। अब भारत ने तो अपने आप को क्या है गुट निरपेक्ष बना करके रखा कि साहब हम किसी की भी तरफ नहीं जाएंगे। और दूसरा, अगर आप भारत की पॉलिसी को देखेंगे, आर्थिक पॉलिसी अगर देखेंगे, इकोनॉमिक जो पॉलिसी आर्थिक नीतियां थी भारत की वो कैसी थी, वो थोड़ी सी समाजवाद वाली थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, परंतु पाकिस्तान क्या है अमेरिका के साथ था। और उसने क्या है अमेरिका के द्वारा जो बनाए गए संगठन थे सीटो और सेंटो, क्या संगठन है SEATO और सेंटो CENTO सेंटो, ये सीटो सेंटो जो है ये संगठन अमेरिका ने बनाए थे। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय संधि संगठन और दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन इस प्रकार से बनाए थे। तो उनमें पाकिस्तान जुड़ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के साथ पाकिस्तान जुड़ जाता है। सितंबर 1960 भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 1960 में, सितंबर के 1960 में सिंधु नदी जल, ठीक है, सिंधु नदी जल मतलब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। और ये कब हुई थी? सितंबर 1960 को हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। और इसमें मध्यस्थता जो कराई थी वो किसने कराई थी? विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता कराई थी। किसने मध्यस्थता कराई थी? विश्व बैंक ने मध्यस्थता करवा करके ये ट्रीटी करवाई थी सितंबर 1960 में, जैसे नदी की तस्वीर दिखाई गई है। 1962 भारत और चीन के बाद सीमा विवाद। तो 1962 में भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद हो जाता है, बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है। और अक्टूबर 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो जाता है। भारत और चीन के बीच युद्ध। तो अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है। और अब ये युद्ध क्यों था? एक कारण तो चीन ये कहता है कि जो तिब्बत के लोग हैं भारत उनको मदद कर रहा है, उनको अपने देश में शरणार्थी बना रहा है, जिससे कि चीन का ये आंतरिक मामला है और चीन उसको खुद सॉल्व करेगा। परंतु भारत चीन के आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पंचशील समझौता हुआ था उस पंचशील समझौते के तहत यही बात थी कि हम आंतरिक जो मुद्दे हैं उनका सम्मान करेंगे, उन पे हम बीच में विवादित नहीं बनाएंगे। तो वो बात। और दूसरा थोड़ा सा सीमा विवाद को लेकर करके जम्मू कश्मीर में अक्षय चीन वाला इलाका और अरुणाचल प्रदेश में नेफा वाला जो इलाका है, उन इलाकों को लेकर के सीमा विवाद हो जाता है और युद्ध भारत और चीन के बीच में छिड़ जाता है। अब ये वाली जो घटना है ये भी आप पूरी जो स्वतंत्र भारत की राजनीति किताब है उसमें अच्छे से पढ़ चुके हैं। 1965 भारत पाक युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षक मिशन। देखिए अब भारत पाक के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है 1965 में। 1965 में क्या हुआ? भारत पाक के बीच में युद्ध हो गया, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 1962 में चाइना के साथ हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का
भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन, मतलब वहां पे एक प्रकार से इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया है कि हाँ भैया स्थितियां कैसी है, किस प्रकार की नहीं है, इस प्रकार। 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखे। अब देखिए यहां पर भी 1966 में भी दो घटनाएं हो रही हैं। पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। ताशकंद आज के मौजूदा उज्बेकिस्तान में है और उस समय कहां पर था, यूएसएसआर, सोवियत संघ में था। तो यहां पर भारत पाकिस्तान का जो 1965 का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद शांति समझौते के लिए, शांति समझौते में जो मध्यस्थता करी थी वो सोवियत संघ ने करी थी और सोवियत संघ ने कहां पर, ताशकंद में दोनों नेताओं को बुलाया था और वहां पर समझौता करा था। परंतु ये जो समझौता हुआ, इस समझौते में जो बड़ा दुर्भाग्य वाली बात भारत के लिए रही वो ये रही कि हमारे परम श्रद्धेय और परम आदरणीय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी वहाँ पे रहस्य में मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि नेचुरल डेथ हो गई थी, बट और नेचुरल डेथ कह करके अभी तक बात आगे आई नहीं है, पर वो रहस्य में मृत्यु थी कि अचानक उनकी कैसे मृत्यु हो गई, कैसे डेथ हो गई। तो एक बड़ा दुखद दौर उस समय भारत के लिए रहा, क्योंकि भारत अलग अलग प्रकार के संकटों से जूझ रहा था, खाद्य संकट से, ठीक है, पाकिस्तान के युद्ध के साथ, और उस युद्ध के बाद जो ये सबसे बड़ा जो दुख का समय भारत के लिए आया कि लाल बहादुर शास्त्री जी की उस समय मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ताशकंद समझौता होता है। शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान कौन है, फादर ऑफ नेशन है, कहां के, बांग्लादेश के, बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को, मतलब आज के जो मौजूदा बांग्लादेश है उसको पश्चिमी पाकिस्तान से, मतलब आज के बांग्लादेश से आज के पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए आंदोलन चलाया था। तो 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए ज्यादा स्वायत्तता, मतलब ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा फ्रीडम देने के लिए छह सूत्री प्रस्ताव रखा था, 6 मांगे पश्चिमी पाकिस्तान के सामने रखी थी कि साहब ये आप 6 मांगे हमारे पूरी कर दो, ये 6 डिमांड्स है, ये आप हमारे पूरी कर दो, हमें फिर और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये शेख मुजीबुर रहमान जी ने एक प्रस्ताव रखा था। परंतु आपको लगता है पश्चिमी पाकिस्तान मानेगा? नहीं मानेगा। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है और ये कब बनाए गए हैं, 2011 में संविधान में, वहां के संविधान में संशोधन करके उनको क्या बनाया गया, फादर ऑफ नेशन घोषित कराया गया। मार्च 1971 बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आजादी की उद्घोषणा। मार्च 1971 में बांग्लादेश के जो नेता है वो आजादी की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। अगस्त 1971 भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री सोच पर दस्तखत किए, ठीक है। 1971 में 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच में 20 सालों के लिए क्या हुई, मैत्री संधि हुई। मैत्री संधि लिख लीजिए यहाँ पे, मैत्री संधि पर, मतलब एक जो फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है, ऐसी ट्रीटी 20 सालों के लिए करी। और आपको अच्छे से पता है यहाँ पर जब ये 20 साल के लिए ट्रीटी हुई थी तो उस समय भारत की गुटनिरपेक्षता पर और भारत के व्यवहार पर आलोचनाएं करी गई थी कि भारत गुटनिरपेक्ष नहीं है, भारत का जो झुकाव है वो सोवियत संघ की तरफ है। और ये जो संधि है, ये वाली जो ट्रीटी है, ये वाली ट्रीटी कहीं ना कहीं साबित करती है कि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ है, ऐसा जो भारत के आलोचक है उनका कहना था। परंतु भारत ने इसके जवाब में ये बात कही थी कि यह हमारी सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है जो कि बांग्लादेश के मदद के लिए है, और इस ट्रीटी हमें किसी भी प्रकार से अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती है। ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका के खिलाफ कोई ट्रीटी है, हम यह ट्रीटी करने के बाद भी हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, हम बिल्कुल गुटनिरपेक्ष हैं। दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति। अब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और फिर से पाकिस्तान हार जाता है, और पाकिस्तान के हारने के बाद बांग्लादेश क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, बांग्लादेश लिबरेट हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, ठीक है, दिसंबर 1971 में। फिर इसके बाद भारत पाक के बीच में फिर शांति समझौते के लिए इस बार इंदिरा गांधी जी ने शिमला में बुला लिया कि भैया अब इंडिया आ जाओ और इंडिया आकर करके शांति समझौता कर करके जाओ। जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, ठीक है। तो जुलाई 1972 में, दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और उसमें फाइनली पाक की जो है हार हो जाती है, बांग्लादेश आजाद हो जाता है, और जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हो जाता है शांति के लिए। मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए। अब मई 1974 में भारत ने पहला जो परमाणु परीक्षण है वो किया था। 1976 पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। अब 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो फिर से शुरू हुए, मतलब ठीक ठाक तो सुधार करने की, रिश्तों को बेहतर बनाने की शुरुआत हुई है। दिसंबर 1985 दक्षिण से बेटा,
दक्षेश। दक्षेश क्या है? सार्क जो हम लिखते हैं, सार्क दक्षेश के पहले सम्मेलन कहां पर हुआ? ढाका में हुआ। दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेश घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो ये दिसंबर 1985 में दक्षेश की स्थापना हुई थी, सार्क की स्थापना हुई थी। क्या है फुल फॉर्म सार्क की? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क है। सार्क कब स्टेब्लिश हुई थी? 1985 में हुई थी। और इसका जो पहला सम्मेलन है, पहली मीटिंग बुलाई गई, वो कहां पे बुलाई गई? ढाका में बुलाई गई। ढाका कहां? बांग्लादेश की जो राजधानी है वहां। और वहां पे किस पे साइन हुए? दक्षेश घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर कर लिए सभी देशों ने। 1987 भारत श्रीलंका समझौता, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका अभियान, 1987 से लेकर के 1990 तक। तो अब आपको पता है इस दौर में श्रीलंका में जातीय संघर्ष बिल्कुल चरम सीमा पे चल रहा था, चरम बिंदु पे पहुंच चुका था और गृह युद्ध की स्थितियां वहां पर हो चुकी थी। तो भारत अपना शांति मिशन श्रीलंका में भेजता है, अपनी सेना को वहां पर भेजता है। भारतीय शांति सेना श्रीलंका जाती है, 1987 में जाती है। परंतु 2 साल के बाद वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि भारत सरकार सेना के द्वारा श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, यहाँ के जो लोगों की आज़ादी है उसको छीनने का काम भारत सरकार कर रही है। तो भारत सरकार को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और भारत सरकार ने अपनी सेना को वापस से भारत बुला लिया। 1988 मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र की नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब देखिए 1988 में मालदीव में, अब मैंने आपको बताया था कि जो श्रीलंका के जो तमिल ऐसे उग्र जो तमिल थे जिनको भाड़े पर, मतलब वहां का मैंने आपको बताया था कि मालदीव का एक बिजनेसमैन था जो क्या है वहां पर तख्ता पलट करना चाहता था। ठीक है, मालदीव की सत्ता सरकार को जो है बदलना चाहता था। इसलिए उसने क्या है श्रीलंका से जो भाड़े पर, मतलब तमिलों को बुलाया, बोले ये पेमेंट लेना और आप यहाँ पर आकर करके अटैक करो। तो ऐसे भाड़े के सैनिक वहाँ पे बुलाए गए। तब फिर मालदीव की सरकार ने भारत की सेना से, भारत सरकार से मदद मांगी और भारत ने अपना वायु सेना और नौसेना दोनों से के द्वारा मालदीव की मदद करी। तो जो मालदीव में भाड़े के सैनिक है उनके द्वारा जो षड्यंत्र था उसको नाकाम करने के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ कि कोई जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर कोई भी हमला नहीं करेगा। 1988 से 91 पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली। तो ये वो वाला दौर रहा जहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल सारी जगह क्या है लोकतंत्र बहाल हुआ, लोकतंत्र की शुरुआत हुई। नेपाल में 1991 में क्यों? क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र आ चुका था। तो भारत और पाकिस्तान की तस्वीर यहाँ पे। 1993 में दक्षेश के 7वें सम्मेलन, यह भी कहां पर हुआ? ढाका में हुआ। आपसी व्यापार में दक्षेश के देशों को वरीयता देने की संधि के लिए साप्टा पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए अब दक्षेश का 7वां सम्मेलन, तो पहला सम्मेलन कब? 1985 में हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 7वां सम्मेलन 1983 में हुआ और सबने आपसी व्यापार में छूट देने के लिए, मुक्त व्यापार के लिए काम करना शुरू करा। दिसंबर 1996 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो गंगा नदी के पानी की हिस्सेदारी को लेकर करके भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। तो मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिए। दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करा। और दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका क्या है? मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है। मतलब हमारे और श्रीलंका के बीच में क्या होगा? मुक्त व्यापार होगा। हम भी वहां अपना सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और वो भी यहाँ पे बेच और खरीद सकते हैं। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर गए तथा शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो बस यात्रा कर करके लाहौर जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। देखिए भारत की तरफ से तो हमेशा शांति ही रही है। भारत का तो जो नेचर व्यवहार रहा है वो पूरे विश्व के लिए ही आ रहा है कि शांति के साथ जिए। ठीक है, क्योंकि कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में भी नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, हम बुद्ध वाले देश हैं, भगवान बुद्ध वाले देश हैं के लोग हैं जो शांति को मानते हैं, हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। तो हमने तो कभी अशांति फैलाई नहीं है। ठीक है, तो फैलाई तो सामने वाले पड़ोसी देश ने है। ठीक है, तो पर फिर भी हमारी तरफ से हर बार कोशिश हुई है कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुमने जितनी गलतियां कर दी कोई बात नहीं, अब माफ़ी हो गई, चलो अब ठीक से अच्छे से दोनों देश मिलकर के आगे बढ़ते हैं।
जून जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, कारगिल युद्ध हो गया। कारगिल युद्ध के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जून जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध होता है। जुलाई 2001 वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल। तो वाजपेयी और जो मुशर्रफ वहाँ के पाकिस्तान के लीडर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने सत्ता पलट कर दी थी वहाँ पे नवाज शरीफ को हटा करके, तो उनके आगरा बैठक वहाँ पर असफल हो जाती है। फरवरी 2004 12वें दक्ष सम्मेलन मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। ये साफ्टा है बेटा, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। ये भारतीय आर्मी की तस्वीर। 2007 में अफगानिस्तान दक्षिण का सदस्य बन जाता है। तो अभी तक 7 देश थे, अब एक और जुड़ जाता है, तो 8 देश साउथ एशियन में जुड़ जाते हैं। नवंबर 2014 में 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ पर होता है, काठमांडू नेपाल में होता है, ठीक है। तो नवंबर 2014 में 18वां जो दक्षिण सम्मेलन है वो काठमांडू नेपाल में होता है। और ये पूरा मतलब साउथ एशिया का जो टाइमलाइन था वो बता दिया है। और जैसे अभी आपको एक बात और पता है कि G20 की मीटिंग इस बार इंडिया में होने जा रही है, ठीक है। G20 मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, कि 20 देशों का समूह है ये, ठीक है, 20 देशों का समूह है और इनकी हर साल मीटिंग होती है। और इस बार 2023 की जो मीटिंग की जो लीडरशिप करेगा वो इंडिया करेगा, मतलब जो मेजबानी कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। और ये मीटिंग कब है, ये 9-10 सितंबर को न्यू दिल्ली में होने जा रही है G20 की मीटिंग। अब आज आप लोगों के लिए क्या काम है, कमेंट बॉक्स में काम ये है कि इस G20 में कौन कौन से देश हैं वो आपको बताना है। आपने पहले G7 के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से कंट्रीज है, अब आप ये बताइएगा कि G20 में कौन कौन से कंट्रीज हैं और वो कौन कौन से देश हैं जो कि G20 ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो उनका आप नाम आज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और G20 की जो इस बार बैठक होगी वो भारत में होगी। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। लास्ट लेक्चर था अपना इस चैप्टर का, थोड़ा छोटा सा था। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।